मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सैंपल पेपर बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो 80 मार्क्स का सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करना है, ये यूपीएससी की वेबसाइट पे ये क्वेश्चन पेपर है और इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें अलग अलग सेक्शन है और ये इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें मैंने एक प्री बोर्ड का पेपर आप लोगों को सॉल्व कराया था। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जहां पर श्वसन आता है, श्वसन क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये 6CO2 प्लस 6H2O में टूट जाता है। ठीक है, 6H2O में ये टूट जाता है। साथ ही इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो श्वसन के द्वारा ऊष्मा निकल रही, हम इसको महसूस भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन इसका राइट आंसर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश संश्लेषण या ये वाली अभिक्रिया, ये सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट के ऊष्मीय वियोजन से फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है घुमा के दे रखा है। तो इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड का कलर नहीं पूछा है। फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है। लेकिन फेरस सल्फेट का जो कलर है यह हल्का हरा होता है। तो इसका राइट आंसर है हरा होता है। क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट का रंग क्या होगा। उसमें फेरस सल्फेट के ऊष्मीय वियोजन में फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, हल्का जो है इसको घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको जरा ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा के आता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय विलयन एक दूसरे के लिए लवण में से जो जलीय विलयन एक दिए गए लवण में से जो लाल लिटमस को नीला कर देता। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको इनके बारे में पता नहीं है, इनके बारे में नहीं है, इनके बारे में नहीं है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे दी गई है, वो है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यह क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय, क्षारीय, क्षारीय होता है। और क्षार जो होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका मैंने ट्रिक भी बताई थी, लानीछा, लानीछा। ठीक है, अर्थात क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये ट्रिक याद रखिए, परीक्षा में कभी नहीं भूलोगे। क्षार किस लिटमस को कैसा करता है, तो लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, दिए गए चित्र में उन कोशिकाओं को पहचानिए जिनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यधिक मात्रा में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ जो ये ऑप्शन बी दिया गया है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये स्टोमेटा है। क्या है, स्टोमेटा, स्टोमेटा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यधिक मात्रा में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन जो इसमें सेकंड दिया गया वो सही होगा। ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है, तो रंध्र या स्टोमेटा इसमें जो है आंसर सही लिखना है। ऑप्शन किसमें है ये, इसमें सेकंड नंबर पे है, लेकिन ऑप्शन कौन सा है, डी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन को ले जाते हैं। अमीबा में साधारण विसरण की होती है, वो कोशिकीय झिल्ली में होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। तो ये याद रखना है आपको। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत गुण का नाम बताए जिसका चिन्ह ओमेगा, ओमेगा गलत है, ओम है। क्या है ये, ओम है। ठीक है, तो ये बोर्ड के सैंपल पेपर में है, लेकिन ये यहाँ पे गलत छप रखा है, ये ओम है। तो हमें पता है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो ये इस तरह से याद रखना है।
चार पदार्थों P, Q, R और S के अपवर्तनांक क्रमशः 1.77, 1.50, 1.31, 1.36 है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होगी? तो इसमें यह याद रखना है कि जिसका भी अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा, चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसमें ए का 1 ज्यादा है, बी का भी ज्यादा है और डी का भी ज्यादा है। तो इसमें ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, पी क्यू आर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? आर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो सैंपल पेपर है उत्तराखंड बोर्ड का, जो पूरा पैटर्न है वो लगभग पूरा चेंज हो रखा है। क्वेश्चन को जो है तार्किक रूप से पूछा जा रहा है। तो इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह तार्किक रूप से है। अर्थात आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि तार्किक रूप से क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी यह पहले वाले क्वेश्चन पेपर से अधिक सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, 5.6 से कम अगर पीएच मान है तो इसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है, और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक, ये नाइट्रिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी किचन स्टोव में जलती है, इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का कैलोरी मान उच्च होता है, सही है। एलपीजी एक स्वच्छ और साफ घरेलू ईंधन है, बिल्कुल सही है। एलपीजी जलने पर विषाक्त, भाई विषाक्त गैस छोड़ती तो एलपीजी को यूज ही क्यों करते? तो ये ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है, और यही इसका राइट आंसर है। एलपीजी की मुख्य गैस ब्यूटेन है, ये भी सही है। तो ये इसका आंसर आपको इस ढंग से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश का मात्रक लिखिए। एकांक समय में प्रभावित होने वाले, देखो किस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। आपको पता है I इज इक्वल टू हो जाता है Q बाई टी। ठीक है, अर्थात एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो देखो इसको इस तरीके से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न खंडों में दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, एक दूसरे का कारण आर द्वारा अंकित किया गया है, तो इसके आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि कथन ए सही है। धातु के वह ऑक्साइड जो ना तो अम्लों के साथ ना ही क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन ये ऊपर क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, नीचे न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वह एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही होगा। आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ए और आर दोनों सही है। इस तरह तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें है, पहला क्वेश्चन है, हमारी लिखने अथवा बातचीत करने की क्रियाओं में हमारा तंत्रिका तंत्र पेशियों को तक संदेश भेजता है, बिल्कुल भेजता है। ठीक है, परिधीय तंत्र कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है, बिल्कुल बना होता है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये क्या है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें भी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का श्वसन वर्णक का नाम लिखिए जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। मानव रक्त का श्वसन वर्णक, भाई श्वसन वर्णक क्या? एक ही तो पिगमेंट होता है रक्त में, हुआ है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? इसका राइट आंसर है।
उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब जब फोकस और लेंस के बीच बनता है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, ये ध्यान रखना। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब जब फोकस और लेंस के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति। तो उत्तल लेंस में जब यह कंडीशन आती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। दूसरा क्या बनता है? छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। तो जबकि अवतल लेंस में क्या था? अवतल लेंस में हमने कहा था कि जब कोई वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी गई है तो प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है, ठीक है, और आभासी बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको देखेंगे हम। जब उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जब फोकस और लेंस के बीच होता है तो यह आभासी होता है और छोटा होता है। तो इसको ये देखना है, आभासी होता है और छोटा होता है। तो इसको उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब में आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उस कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके तीव्र बुदबुदाहट देता है। उस कार्बनिक यौगिक का अभिक्रिया करके बुदबुदाहट देता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है कार्बोक्जिलिक अम्ल, याद रखना है कौन सा अम्ल? कार्बोक्जिलिक अम्ल, COOH। तो COOH जो क्रियात्मक समूह है यह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? तीव्र बुदबुदाहट के साथ झाग देता है, झाग देता है, ठीक है। इससे ऊपर क्या था? उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब जब फोकस और लेंस के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब उत्तल लेंस में वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो तो यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, ये ध्यान रखना है। और दोनों लेंस का, ये जो लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो पूरा उसको रिवाइज करिए एक बार, बढ़िया ढंग से उसको रिवाइज करेंगे तो परीक्षा में आप लोगों को इसमें गलतियां नहीं होगी। तो 5वां क्वेश्चन था उस कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके तीव्र बुदबुदाहट देता है। तो उस क्रियात्मक समूह का नाम है कार्बोक्जिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्जिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पत्तियों के गिरने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज याद रखना है, एक हार्मोन जिसका नाम हमने बताया था ABA या एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इसका नाम हमने बताया था। यह पादपों की वृद्धि को भी रोकता है और पत्तियों को गिरने, फलों को गिरने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो एब्सिसिक एसिड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या होता है जब कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? उसे उदाहरण सहित समझाए और संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो जब कोई, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जब कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो वह लवण और H2O देता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? किसी अम्ल का नाम लिख सकते हैं, या धात्विक ऑक्साइड क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, प्लस 2HCl ले सकते हैं हम यहाँ पर, ये बनाता है CuCl2 प्लस H2O। तो जब कोई धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है प्लस H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो ये इसका आंसर होगा।
पक्षियों और स्तनपायी जीवों में ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोका जाना क्यों महत्वपूर्ण है? पक्षियों और स्तनपायी जीवों में ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोका जाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरे शरीर में जाएगा, ठीक है, और पूरे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन प्रदान करेगा जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको वापस हार्ट में आना है और वापस हार्ट से फिर कहाँ जाना है, फेफड़ों में जाना है। कहाँ जाना है? फेफड़ों में। तो अगर यह अलग नहीं होगा तो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर को नहीं मिलेगा, तो इससे क्या आएगी, दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो ये आपने लिखना है इसमें कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, पक्षियों और स्तनधारियों को अधिक ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो अधिक ऊर्जा चाहिए तो जो डीऑक्सीजनेटेड है वो बिल्कुल अलग वेन्स के द्वारा उसका अलग होना चाहिए, और अगर वो ऑक्सीजनेटेड के साथ मिल गया तो ऑक्सीजन कम मिलेगी और जो पक्षी है और स्तनधारी है उनको ऊर्जा कम मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी 20 ओम प्रतिरोध के, कितना है, R = 20 ओम खींचा जाता है तो उसकी लंबाई 2 गुनी हो जाती है, तो इस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? इस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंबाई दुगुनी करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, लंबाई। ठीक है, तो R को हम R = 2L जब हम करते हैं तो इसका जो प्रतिरोध है वो भी क्या है, 2 गुना बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना लंबाई। लंबाई की जगह हमने क्या कर दिया, 2L कर दिया। कितना L कर दिया, 2। तो ये हो गया आपका 4R, यानी कि प्रतिरोध कितना गुना हो गया, 4 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। ठीक है, प्रतिरोध कितना गुना बढ़ा, 4 गुना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि R कितना है हमारे पास, R है 20 ओम। R कितना ओम है, 20 ओम। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे इसको R = 4R। जब हम इसकी क्या है, लंबाई को दुगुना कर देते हैं, लंबाई को क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, तो इसका जो सतही क्षेत्रफल है वो आधा हो जाएगा। सतही क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस कारण से क्या हो जाता है, इसका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना बढ़ जाता है, अर्थात 20 गुणा 4 तो बराबर हो जाएगा 80 ओम। 80 ओम। ठीक है, तो हमें पता है R = L/A। तो इसके द्वारा हम इसको कर लेंगे। तो प्रतिरोध जो सतही क्षेत्रफल माना 1 है और जो लंबाई है वो 2L हमने कर दी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे 4R। किसके बराबर हो जाएगा, 4R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से करना है। जब किसी 20 ओम के, ये क्वेश्चन हो गया, एक बुजुर्ग व्यक्ति आंख से थोड़ा दूर अखबार पकड़ता है, पकड़ने पर उसकी आंख की संरचना अलग अलग दिखती है। ठीक है, उसकी आंख की संरचना अलग अलग दिखती है। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये एक बार इस क्वेश्चन पे जरा नजर मारिए, ये पूछ क्या रहा है। तो बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता है, जो मनुष्य की आंख है उसका लेंस क्या हो जाता है, कठोर होता है। ठीक है, कठोर हो जाता है तो क्या होता है, जो उसकी जो समंजन की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो उसको एडजस्टमेंट में बड़ी दिक्कत होती है और आंख से वो क्या है, अलग अलग जो है डिजाइन बनाने की कोशिश करता है, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। प्रेस बायोपिया, बायोपिया। ठीक है, तो ये आंसर लिखना है, प्रेस बायोपिया। इसको पूरा इतना शॉर्ट नहीं लिखना, पूरा लिखना है, क्योंकि बुढ़ापे में बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों का लेंस थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिससे कि उसकी उसकी आंख का जो फोकस है उसको समायोजित करने में दिक्कत आती है। इसलिए वो आगे पीछे ले जा करके अखबार को अपनी आंखों से अलग अलग डिजाइन बनाता है, इसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, नए नए ब्रायो फिल्म के पौधे किस प्रकार पुराने पौधे की पत्तियों से बनते हैं?
अपने उत्तर को चित्र के माध्यम से बताइए। ठीक है, तो ब्रायोफिल्म में क्या था? ब्रायोफिल्म में अलिंगी यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां हैं उसको हमने इस तरह से बताया था आपको, इस तरह से इसकी पत्तियां हैं और इसमें क्या है, कुछ बर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये बर्ड्स जो है नीचे गिर जाते हैं और यहीं पे क्या है, नया पौधा ब्रायोफिल्म का उगा आता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से डायग्राम से आप पेपर में लिखेंगे। ठीक है, तो ब्रायोफिल्म में जो पुराने पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें इस प्रकार की क्या है, थोड़ी बड़ी आ जाती है इसी में और ये बर्ड नीचे गिरते हैं और इसी से नया ब्रायोफिल्म का पौधा उग आता है। यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक उदाहरण है। तो यह है। दूसरा ये अमीबा द्वारा दर्शाए जाने वाले पोषण के प्रकार का नाम लिखिए। व्याख्या कीजिए कि यह जीव अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है। ये क्वेश्चन भी क्या है, जो अमीबा द्वारा क्या है, एक प्रकार का विषम पोषी पोषण है और यह क्या है, एक कोशिका के अंदर हो रहा है। ये क्या है, एक अमीबा है। ठीक है, एक अमीबा है। ठीक है, इसमें क्या है, भोजन धानी होती है ये वाली। ये क्या करता, माना ये भोजन है तो अपने जो ये पादाप होते हैं इनको एडजस्ट करके इसको भोजन को भोजन धानी के अंदर लेके आता है और ये भोजन धानी के अंदर पच पूछ के इसका एक्सक्रीशन हो जाता है और विसरण के द्वारा यहाँ कोशिका के अंदर बाहर हो जाता है। तो इस तरह से अमीबा में जो पोषण है वो अमीबा में पोषण होता है एक कोशिका के अंदर, बहुत ही सरल मेथड में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रहित बर्तन में ही क्यों रखा जाना चाहिए, संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आजकल मैं एक पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है एक मॉडल बना रहा था, लेकिन क्या हुआ क्या कि जैसे ही मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में डाला वो तुरंत क्या हो गया, ठोस हो गया। तुरंत क्या हो गया, ठोस हो गया। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है इसमें कि इसका समीकरण भी लिखना है। क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। और अक्सर जब समीकरण पूछा जाता है तो आप लोग डर जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 प्लस CaSO4 1/2 H2O ये होता है। लेकिन जैसे ही इसको नमी मिलती है वैसे ही यहाँ इस नमी को लेकर के क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है। CaSO4 2H2O। भाई देखो ये क्वेश्चन है तो सरल, लेकिन ये घुमा के पूछ रखे हैं। तो जो अगर हमने इस तरह की तैयारी नहीं करी है तो जो 98 नंबर लाने वाला बच्चा भी है उसके भी कम नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखिए तो समझिए इस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है और कैसे जो है अच्छे मार्क लाने हैं। तो इस तरह से हम पीओपी को क्या है, नमी रहित डब्बे में रखते हैं। नमी रहित डब्बे में रखेंगे। अगर नमी इसको मिल गई तो ये क्या बना देगा, फौरन जिप्सम बना देगा और जिप्सम क्या हो जाता, तुरंत कठोर बन जाता है। ठीक है, और पीओपी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओजोन परत की क्षति चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो वायुमंडल है इसके ऊपरी जो परत है ये ओजोन लेयर है। कैसी लेयर है, ओजोन परत है। ओजोन परत होती है O3 की। ठीक है, जो ये O3 है ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या कर देती है, UV रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है। तो यानी कि ये जो हानिकारक किरणें हैं, रेडियो एक्टिव किरणें हैं जो सूर्य से आ रही है, इसको जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है और जो आवश्यक किरण है उनको पृथ्वी पर आने देती है। तो इस कारण से ओजोन परत क्या है, हमारी एक सुरक्षा कवच है। और अल्ट्रावायलेट जो रेज है यह बहुत सारे कैंसर कारक भी होती है और वायुमंडलीय जो है, वायुमंडल या जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसको भी ये प्रभावित कर सकती है। कौन यूवी रेज। तो इसको O3 रोक रही है। तो O3 को रोकने के लिए तो सबसे पहले CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि यहाँ तुरंत इसके साथ रिएक्ट करके इसमें होल बना देता है और होल बनेगा तो लाइट क्या है, डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचेगी जो कि यहाँ पर नुकसान करेगी।
तो सीएफसी को कम करने के लिए जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ठीक है, और एसी है, इनमें सीएफसी की जगह अन्य गैसों का प्रयोग करके जो है कूलिंग करी जाती है। सीएफसी को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए या किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार आहार श्रृंखला द्वारा हानिकारक रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मानव शरीर में इन हानिकारक रसायनों की सांद्रता अधिकतम क्यों होती है। तो सबसे पहले बात अगर हम यहाँ पर करेंगे कि आहार श्रृंखला, ठीक है, आहार श्रृंखला, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आहार श्रृंखला में माना ये क्या है, उत्पादक है, उत्पादक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर माना कौन है, यहाँ पर बकरी है, ठीक है। तो बकरी घास खा रही है, लेकिन घास कहाँ पर उग रही है, जहां पर हानिकारक रसायनों का प्रदूषण है। तो यह प्रदूषण किस में आ गए, उत्पादक में आ गए, और यहाँ से प्राइमरी कंज्यूमर में चले गए, और मनुष्य क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में यहाँ कहाँ चले जाते हैं, यहाँ तक चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ हानिकारक रसायन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और मानव शरीर में इन हानिकारक रसायनों की सांद्रता इसलिए अधिक है क्योंकि हम चाहे वो कृषि करते हैं, कृषि क्षेत्र में पॉल्यूशन होगा, तो वह पॉल्यूशन डायरेक्टली हम तक पहुंच रहा है, ठीक है। यानी कि हम प्राइमरी उत्पादक, यानी कि जो उत्पादक है, हम डायरेक्ट इसका कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि जो मृदा प्रदूषण है वो कम से कम हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक घंटे में विभवांतर जो है वह 72,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित उत्पन्न करने में उत्पन्न ऊष्मा के मान की गणना कीजिए। तो H बराबर होता है V इंटू Q, ठीक है। तो V है यहाँ पर 50 वोल्ट, 50 गुणा गए इज इक्वल टू 50 गुणा गए 72,000, ठीक है। जब हम इसका गुणा करते हैं तो ये आता है 1 2 3 4 जीरो आप पहले लगा देंगे, और फिर है 5 दूने 10 और 5 सता 35 और 1 36। ये हो रहा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 36 लाख जूल, ठीक है। तो 36 लाख जूल की क्या है, इसमें ऊष्मा क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। तो इस ऊष्मा को आप क्या है 3.6 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3.6 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। तो इस क्वेश्चन का हम इस तरह से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ X, ठीक है, एक पदार्थ X एक पदार्थ X जिसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर गैस वायु उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है, गैस वायु उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग एक प्रकार के अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है। X और Y के नाम बताइए। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि प्रति अम्ल के रूप में हम यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इतना ध्यान होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि इस बार क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बदल के आ रहा है और ट्रिक के साथ आ रहा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज हम किसके साथ करते हैं, एंटासिड के रूप में। हाइपर एसिडिटी हो जाती है, हाइपर एसिडिटी वाला जो टॉपिक है इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसकी अभिक्रिया जब HCl के साथ करते हैं तो ये बनाता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अभिक्रिया करके गैस वाई, तो गैस वाई क्या है, वाई बराबर CO2 है, ठीक है, जिसका उपयोग अग्निशामक। अब देखो अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, नीचे जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होगा, ऊपर जो है एसिड, या नीचे एसिड है ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट है,
जैसे आप बटन ऑन करेंगे ये इसके साथ मिल जाएगा, एक रिएक्शन होगी जिसके फलस्वरूप CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस हमें पता है कि आग बुझाने के काम आता है, इसलिए इसका यूज अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि हमारे पास लैंड से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि जो बिंदु दूरी है, वह है -50 सेंटीमीटर। ठीक है, -50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनाती है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी और प्रतिबिंब u क्या है -50, v क्या है -10। ठीक है, यहाँ पे हमने ये ध्यान देना है कि 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u ये होता है। तो बराबर हम मान रख देंगे 1/f इजिकल टू 1/v की जगह -10 रख देंगे, माइनस 1/-50 रख देंगे, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा इजिकल टू, एलसीएम इसका 50 आएगा, तो 10 पंजे 50, तो -5 + 1, तो ये हो जाएगा 4/50, तो f बराबर हो जाएगा 50/4 या 12.5 जो है यहाँ लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी। लेंस की फोकस दूरी कितनी आएगी 12.5। तो यहाँ पे हमने ये ध्यान देना है कि जो लेंस की फोकस दूरी है, तो ये कौन सा लेंस है हमारे पास, क्योंकि यहाँ माइनस में, ये किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो माइनस में आ रही है, तो यहाँ कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, तो इस परीक्षा में बना देते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद है उपयुक्त रासायनिक समीकरण की सहायता से निस्तापन और भर्जन के मुख्य 2 अंतर लिखिए। तो निस्तापन और भर्जन ये दोनों चीजें हैं। जो निस्तापन है यहाँ वायु की अनुपस्थिति में, निस्तापन क्या है, वायु की अनुपस्थिति में होता है, वायु की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो जो निस्तापन है यहाँ कार्बोनेट अयस्कों के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, कार्बोनेट। इसको अगर हम गर्म करते हैं वायु की कमी या वायु की अनुपस्थिति में, तो ये बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 इससे निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से भर्जन है, तो भर्जन क्या है, भर्जन वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, ये आपने ध्यान रखना है। तो वायु की उपस्थिति में, और जो ये है सल्फाइड अयस्कों के लिए यूज होता है, तो 2ZnS + 3O2 ये बनाता है 2ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बनाता है प्लस सल्फाइड डाइऑक्साइड इससे बनती है। तो भर्जन और निस्तापन में इस तरह से जो इसकी केमिकल रिएक्शन है और किस तरह से यह एक दूसरे से कार्य करता है। अब बात करते हैं अयस्क के निस्तापन और भर्जन के प्राप्त उत्पादों को किसके द्वारा अपचयन किया जाता है। तो इसके द्वारा जो अयस्क हमें प्राप्त होते हैं उसका हम कार्बन के द्वारा अपचयन करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन क्या कर लेगा, ऑक्सीजन से संयोजन कर लेगा और जिंक को अलग कर देगा। तो इस तरह से हम कार्बन के द्वारा जो जिंक ऑक्साइड या धातुक ऑक्साइड प्राप्त होता है उसका अपचयन करते हैं। इस तरह से परीक्षा में इसको लिखना है। अब है मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले मूत्र निर्माण में क्या होता है, सबसे पहले कि पहली जो प्रोसेस है वह है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है,
इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहली कंडीशन है, और ये लगभग 180 से 190 लीटर प्रतिदिन बनता है। लेकिन क्या है, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में क्या होता है, एक बोमेन संपुट होता है, बोमेन संपुट होता है। ठीक है, इस बोमेन कैप्सूल में यह ग्लोमेरुलर फिल्टर जाता है, फिल्ट्रेट जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो कंडीशन आती है वो होती है सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, चयनात्मक रीअब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं। तो सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो ब्लड की आवश्यक चीजें, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वाटर हो, वह आवश्यक चीजें क्या हो जाते हैं, पुनः क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो दूसरे कंडीशन में ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो काम की चीजें वापस ब्लड में आ जाती है और अपशिष्ट पदार्थ आगे निकल जाते हैं। इसके बाद है ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो मैं अभी इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, और ये आप लोगों को बताया भी गया होगा, जो भी साइंस टीचर आपको पढ़ाते हैं या जो मेरी क्लास वाले हैं। तो ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन को हम यहाँ यहीं पे जो है लास्ट फिल्ट्रेशन होता है। फाइनल जो हमारी यूरिन होती है वो बनती है, और कहाँ, यूरेटर के माध्यम में, यूरिनरी ब्लैडर में जमा होती रहती है। तो इस प्रकार से यूरिनरी जो यूरिन बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, और इसको विस्तार पूर्वक लिखना है क्योंकि 3 नंबर का होता है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्वसन शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इस कथन की पुष्टि करिए। जी, श्वसन क्या है, शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है, क्योंकि बिना श्वसन के हमें ऊर्जा नहीं मिल सकती है। और ऊर्जा नहीं मिलेगी यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज है, जब तक इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक ये टूटेगा नहीं, और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जीवन असंभव है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन सब में वायवीय श्वसन होता है, और इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो CO2 होता है। इसी तरह से अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति या वायु की कमी में होता है, और इसका अंतिम उत्पाद या तो लैक्टिक एसिड होता है या अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, खास करके ईस्ट में एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमने परीक्षा में आंसर इसका देना है। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया कब होती है? पौधों में निषेचन की प्रक्रिया जब ये प्लांट है, ठीक है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसमें परागकोश है, परागकण निकलते हैं। अगर इसी में क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र में परागकण पहुंचते हैं, और इस स्टाइल के माध्यम से कहा, इस नली के माध्यम से कहा, बीजांड में पहुंचते हैं, यहाँ ओवम होता है। ओवम में जो ये परागकण है यह इसको क्या कर, इसके साथ फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, उसी को हम निषेचन कहते हैं। यही इसकी क्रियाविधि है। यहाँ परागण से किस प्रकार भिन्न? भाई देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परागकण कैसा होता है? परागण मतलब इस पुंकेसर से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इतनी प्रोसेस है परागण। जबकि इसके आगे की प्रोसेस जो यहाँ से यहाँ तक बीजांड तक जो है परागकण पहुंच रहा है और इसको निषेचित कर रहा है, ये प्रक्रिया होगी निषेचन की। तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है, देखो, एथेनोइक अम्ल, H2S, प्रोपेनॉन, C और C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OXX, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को दिखा सकते हैं, या इधर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इधर एक, इधर एक, इधर एक, 4 इलेक्ट्रॉनों पर 2 की साझेदारी यहाँ। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ इसकी संयोजकता पूरी हो गई, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक इसका, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका, एक इसका, इसको हम इस तरह से
इसका सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र इस तरह से बनाएंगे। ये तो प्रोपेनॉन का है। इसी तरह से एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल COOH, CH3COOH। तो भाई जहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ आपको पता है एक इस तरह से जो है संयोजकता होती है, इस तरह से, ठीक है। और ये इसके साथ 4 और इसके साथ 1, इस तरह से जो है ये एथेनोइक अम्ल का हो गया। इसी तरह से आपको किसका करना है, H2S का, H2S सल्फर डाई, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का। यहाँ पे एक सल्फर जो है इसमें 2 हाइड्रोजनों के साथ संयोजकता कर रहा है। कितने हाइड्रोजनों के साथ, 2 हाइड्रोजनों के साथ संयोजकता कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 इसके साथ 2 2 4। तो इस तरह से जो सल्फर है हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। इसी तरह से जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक का यहाँ हो गया, बाकी 6 इधर लिख दो। ये सब बनाता है, ये इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। तो इस तरह से हमने इन सबका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के मटर के बीज पर वंशानुगत के नियम क्या है? एक संकर और द्विसंकर क्रॉस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। प्रभाविता के नियम में जब एक संकर क्रॉस में 2 अलग अलग गुणों के लक्षणों वाले जनकों के बीच संकर कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और द्वितीय पीढ़ी में यह लक्षण पृथक्कृत यानी कि युग्मक अलग अलग पृथक्कृत हो जाते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में सभी जो लक्षण हैं वो प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में 3:1 फेनोटाइपिक और 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो आ जाता है। इसी तरह से द्विसंकर क्रॉस में जो प्रभावी लक्षण हैं वह स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, जिसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी कहते हैं। तो ये 3 मुख्य नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशानुगत के संबंध में दिए थे। तो इसका पूरा जो डायग्राम है, रे डायग्राम है, इसको एक बार पुनः देख लीजिए। विस्तृत रूप से इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा अलग से, लेकिन फिलहाल इसको इस तरह से करना है। लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम कहलाता है। लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम जो होता है वो फोकस दूरी होती है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, इस लेंस की जो क्षमता है वो क्या होगी? तो इसका हम जो फोकस दूरी है इसको हम पहले मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर, 0.1 मीटर। तो D = हो जाएगा 1/0.1 = 10 डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता आ जाएगी 10 डायोप्टर। तो इसमें सीधे क्वेश्चन इतना ही सॉल्व करना है आपको, लेकिन इसमें क्वेश्चन और दिया गया है कि किसी बिंब को इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो नई जो कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार चिन्ह क्या होगा? तो इसमें ये ध्यान रखना है आपने कि नई कार्टेशियन साइन पद्धति के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो लेंस की क्षमता है वो माइनस में है, और माइनस में है तो यह अवतल लेंस होगा। तो अवतल लेंस में जो इमेज है वह आभासी बनेगी, ठीक है, सीधी बनेगी, आभासी सीधी और डिमिनिश्ड बनेगी, यानी कि छोटी बनेगी। तो यह जो है आधुनिक कार्टेशियन पद्धति में साइन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आभासी होगा, सीधा होगा और साइज इसका क्या होगा? छोटा होगा। साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो इसको हमने इस तरह से
सॉल्व करना है। और अगर हम लेंस के आवर्धन का फॉर्मूले की बात करेंगे तो m=h' होता है। तो इसको इस तरीके से हमने बोर्ड में करना है। एक क्वेश्चन और है, कोई महिला किसी चट्टानी पर्वत पर चढ़ते समय भयभीत हो जाती है और उसे डर लगता है कि उसका शरीर ऐसी तनावपूर्ण और भयानक परिस्थितियों में लड़ते रहने अथवा लौटने के लिए तैयारी करने लगता है। तो इस तथ्य के आधार पर महिला के शरीर में तो निश्चित ही खतरे के टाइम और इमरजेंसी के टाइम एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है और यह एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी होती है इसके ऊपर स्थित होती है और इसको जो है इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की वजह से महिला में धड़कनें तेज हो जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी और उसके शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, इसलिए इमरजेंसी में यह हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तालाब जिसका संग्रहित पानी गहरा हरा दिखाई दे रहा है, इससे कोई छात्रा तंतु की समान संरचनाओं को पहचानती है। इन संरचनाओं का नाम लिखे। ये जीव किस प्रकार गुणन करते हैं, इसकी तुलना लैगिंग जनन विधि से कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये समझना है कि गहरा हरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें कोई शैवाल है। तंतुनुमा है तो यह शैवाल स्पाइरोगायरा होगा। ठीक है, तो ये तंतुनुमा संरचनाएं होती है और ये जीव जो हैं इनमें अलैंगिक जनन होता है और किसी भी टुकड़े से यह नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ZNO ले लेंगे हम +2 NaOH 2 NaOH हो जाएगा, 2 NaOH = Na2 Na2 ZNO + 2 NaOH = सोडियम जिंकेट +H2। इसी तरह से लाल तप्त लोहे पर जब भाप की अभिक्रिया कराई जाती है तो 3Fe + 4H2O ये हो जाएगा। तो ये जंग लगने की अभिक्रिया भी है, Fe3O4 + 4H2। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट की एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट की एथेनोइक अम्ल के साथ NaHCO3 प्लस CH3COOH। तो इससे बनता है CH3COO सोडियम एथेनोएट प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरह से जो है सोडियम बाइकार्बोनेट एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, इसे साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी तरह से जिप्सम को 373 केल्विन पर ताप, तो ये रिएक्शन बहुत बार बोर्ड में पूछी जाती है। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह कैल्शियम जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है। तो CaSO4 1/2 H2O और 1 से ही 1/2 H2O जो है इससे निकल जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन करनी है। अब है दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। तो गणना किसकी करनी है, परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान। तो सबसे पहले हम जो समांतर सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में इसको नाम दे देंगे R1 R2, ठीक है, और ऊपर वाले को R3। तो जो श्रेणी क्रम है उसको हम RS लिख देते हैं, R1 + R2, तो ये हो जाएगा 5 ओम। इसी तरह से इस पूरे का हम जब प्रतिरोध निकालेंगे तो RP, क्योंकि अब ये एक दूसरे के समांतर क्रम में है तो ये 1/RP आएगा, 1/RP हो जाएगा। तो 1/RS + 1/R3 इस तरीके से इसको निकालेंगे तो 1/5 धन 1/5 ओम। ठीक है, तो
इस तरह से R जो टोटल इसका R निकलेगा तो ये आ जाएगा 5/2 बराबर 2.5। ठीक है, तो 2.5 ओम इसका कुल प्रतिरोध निकलेगा। अब ये कह रहा है परिपथ में कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात करिए। तो प्रतिरोध में कुल विद्युत धारा, तो R बराबर होता है V/I या I बराबर हो जाएगा V/R। ठीक है, तो V/R से हम इसको निकाल देंगे तो V = है 4 और R की वैल्यू 2.5, ये गलती से 5 लिख दिया, लेकिन 4/2.5 हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 4/2.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 एम्पियर। 1.6 एम्पियर, ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से ये 4 नंबर का क्वेश्चन। अब है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं में। मिस्टर तोमर का सोडियम का यौगिक X जो पकौड़े को कुरकुरा बनाता है, यह एक क्षारीय लवण जो एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो सीधी सी बात है, एंटासिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है और बेकरी में इसका यूज होता है। तो पकोड़े को कुरकुरा बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। यह क्षारीय लवण है और जब हाइपर एसिडिटी होती है तो जो है इसको यूज किया जाता है और इसे नमक से बनाया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 मिलाकर ये बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl। तो ये हो गया। और इससे गर्म करने पर निकली हुई गैस का परीक्षण। तो इससे गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, जिसको हम चूने के पानी में प्रभावित करेंगे तो चूने का पानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिस